हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी पीवीओ हजारीबाग के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम डेट आ गया है। और सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम डेट के लिए हम लोग अपनी तैयारी को कमर कस के एकदम शुरुआत कर दिए। और हर सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेगा और साथ ही साथ कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। बट पीडीएफ आपको लोगों को व्हाट्सअप में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उसको बनाने में हम लोगों को कुछ कॉस्ट पड़ता है। तो ये कॉस्ट आप ही लोग को देना पड़ेगा, है ना। तो ये कॉस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। और जो गैस पेपर आप खरीदते हैं ना, हम लोग जो ये टारगेट बना रहे हैं, हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि गैस पेपर फ्री होना चाहिए। यानी गैस पेपर लगने की जरूरत है, खरीदने की जरूरत नहीं। गैस पेपर फ्री एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन गैस पेपर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। गैस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, बच्चे फंस जाते हैं वहाँ पे। और कोई गैस पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है, कोई कोई गैस पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। तो आप गैस पेपर खरीदने से बचिए। तो सर गैस पेपर नहीं खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे सर, 6 महीना तो पढ़ते उड़ते है ये नहीं, सब्जेक्ट का नामो नहीं पता है। तो भाई आप गैस पेपर मत खरीदिए। उसी का अल्टरनेटिव ऑप्शन हम लोग लेकर आ रहे हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉलिड एग्जाम में आएगा। अब आपको विश्वास कैसे होगा कि एग्जाम में आएगा? आप बोल रहे हैं तो बोलने से आ जाएगा। तो भाई आप फिर भी सेमेस्टर 1 में खरीद के देख लो। अगर सेमेस्टर 1 के एग्जाम में नहीं आएगा, 2 में मत खरीदना। और अगर आ गया तो 2 में सबसे पहले खरीद के रेडी रहना। क्योंकि हम लोगों का जो कंसेप्ट है कि हम बच्चे को PDF नोट्स देंगे एप्लीकेशन के ऊपर। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर PDF आप नोट्स खरीद सकते हैं। PDF आप नोट्स खरीद सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, 199 में मिलेगा भी आपको सेमेस्टर 1 के लिए। और जो PDF नोट्स खरीद रहे हैं, इसका वीडियोस भी वहां पे मिलेगा। यानी पहला बार ऐसा गैस पेपर आया है पूरे झारखंड के इतिहास में कि गैस पेपर तो है ही सर, क्वेश्चन आंसर तो है, लेकिन उसका वीडियो भी है। यानी आप गैस पेपर का वीडियो आज तक नहीं देखे हैं। हमारे यहाँ PDF जो गैस पेपर है, इसका वीडियो भी मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का गैस पेपर 199 में मिलेगा और उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सब बच्चा तो यही चाहता है कि एग्जाम के टाइम में हमको सर 10 क्वेश्चन बता दीजिए, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बता दीजिए, जो सॉलिड भिड़ जाए। तो सर हम भिड़ने वाला ही क्वेश्चन बता रहे हैं। 3 से 4 सेट बना के आपको पढ़ाएंगे, 4 सेट में ही क्वेश्चन आ जाएगा। उसका वीडियोस भी रहेगा, उसका PDF नोट्स भी रहेगा। तो सर 199 का नोट्स कैसे खरीदें? तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर का 2 ऑप्शन है, या तो OTP से रजिस्टर करिए या तो आप पासवर्ड से रजिस्टर करिए। तो रजिस्टर करते इसमें पूरा डिटेल भरिए, एक पासवर्ड बना लीजिए। अगर OTP रजिस्टर है तो नंबर डालिए, OTP आएगा OTP डालिए, बाकी डिटेल भर लीजिए। डिटेल भरने के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, जहाँ पे चुना है ऑल यूनिवर्सिटी। ऑल यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पेड कोर्स में जाएगा, सबसे नीचे जाइएगा तो ये तीनों कोर्सेस मिल जाएंगे। जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनको आर्ट्स वाला कोर्स खरीदना है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स का कोर्स खरीदेंगे, BA। साइंस वाले BSc वाला खरीदेंगे और कॉमर्स वाले BCom वाला खरीदेंगे। वहां से आप ये कोर्स खरीद सकते हैं 199। इसमें क्या क्या मिलेगा सर? केवल VSc पेपर मिलेगा क्या? नहीं, इसमें आपको मिलेगा VSc पेपर, इसमें मिलेगा AEC पेपर, इसमें मिलेगा MDC पेपर, इसमें मिलेगा IKS पेपर, इसमें मिलेगा SEC पेपर, इसमें मिलेगा मेजर पेपर और इसमें मिलेगा माइनर पेपर। यानी सारे पेपर की तैयारी यहाँ पे होगी। बस ध्यान ये रखना है कि साइंस का भी हम मेजर माइनर नहीं करवा पा रहे हैं इस बार, लेकिन अगले सेमेस्टर 2 से साइंस का भी मेजर और माइनर करवाएंगे। साइंस का मेजर माइनर हम सेमेस्टर 1 में नहीं करवा रहे, लेकिन सेमेस्टर 2 से हम साइंस का भी मेजर और माइनर करवाएंगे। ठीक है, तो साइंस का मेजर माइनर होगा। और MDC में MDC, बाकी आर्ट्स का मेजर माइनर सब है अपने पास, कॉमर्स का भी मेजर माइनर सब है, कॉमर्स और आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस का मेजर और माइनर अपने पास नहीं है। लेकिन MDC पेपर अभी चॉइस पेपर है, तो बहुत बच्चा कुछ चुना है, कुछ बच्चा कुछ चुना है। तो जो ज़्यादातर बच्चों का होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। जैसे हम लोग ह्यूमन राइट पढ़ाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, और अगर आपका कुछ है इसके अलावा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट हम लोग देखेंगे। अगर आपका जो MDC पेपर है वो हम लोग उसका PDF बना के उसका भी कोशिश करेंगे पढ़ाने का। और नहीं पढ़ा पाएंगे तो एप्लीकेशन में ये इस कोर्स में जो 199 का कोर्स है उसमें डाल देंगे, ताकि आप पढ़ भी लीजिए, है ना। 2 4 10 बच्चों का है तो पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा MDC रहेगा, एक ही दिन एग्जाम होगा तो कैसे पढ़ाएंगे। तो अगर नहीं भी पढ़ा पाएंगे तो इस नोट्स वाले में बना के हम लोग डाल देंगे, ताकि आपके पास पहुँचे। और जब आपको सेमेस्टर 1 में मज़ा आएगा, और सेमेस्टर 1 का एग्जाम 15 मई तक है, याद रखना। 16 मई से 15 मई तक है। 16 मई से हम सेमेस्टर 2 का बैच लॉन्च कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 का बैच लॉन्च कर रहे हैं 16 मई से 16 मई को। वैसे उससे पहले लॉन्चिंग होगा, 16 मई से क्लास चलने वाला है, याद रखिएगा। 16 मई को हम लोग सेमेस्टर 2 का बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों के लिए है। कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों के लिए सेमेस्टर 2 का बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिलेगा। जो बच्चे हमारे मेन कोर्स को खरीदेंगे उनको ये सब फ्री मिलता है।
और अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर हम मेन कोर्स नहीं खरीदेंगे, उतना हमारे पास फुर्सत नहीं है या उतना पैसा नहीं है, तो फिर आप इस पीडीएफ कोर्स को भी तो खरीद सकते हैं। उसी दिन आपका पीडीएफ कोर्स भी लॉन्च करेगा, पीडीएफ कोर्स भी लॉन्च होगा, जिसका प्राइस आप लोग उसी समय यहाँ जिसको आप खरीद सकते हैं पीडीएफ कोर्स को। तो या तो आप हमारा बैच खरीदिए या तो आप पीडीएफ कोर्स खरीदिए सेमेस्टर 2 के लिए। अगर पहले दिन से आप खरीदते हैं तो पैसा तो उतना ही लगेगा, लेकिन पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा, आप पूरे साल पूरे 6 महीना पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट से खरीदते हैं, एग्जाम के टाइम में खरीदते हैं, तो पैसा उतना ही लगेगा, पढ़ने का समय कम मिलेगा। इसलिए इस बात को आराम से देखिए कि पहले खरीदने में फ़ायदा है कि आराम से हम उसको पढ़ सकते हैं और इसको आराम से देख सकते हैं, सारा पीडीएफ आपके पास है तो आप इसको खरीद सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सेट 2 VAC पेपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सेट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह के क्वेरी के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेट 2 जो है VAC पेपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत का, अंडरस्टैंडिंग भारत का सेट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सारा पेपर पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर, सारा पेपर पढ़ाएंगे और एग्जाम बहुत जबरदस्त जाएगा, इसकी गारंटी आप लिख लीजिएगा इसको। सेट 2 में बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 नोबेल ट्रूथ्स ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का पहला 4 सत्य क्या था? तो पहला फर्स्ट नोबेल ट्रूथ था कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। आर्य मतलब पहला आर्य सत्य यह था कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। दूसरा सत्य यह था कि इच्छा ही दुख का कारण है। पहला क्या बोले महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध ये पहला बोलते हैं कि भाई जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, जीवन दुखों से भरा है। और दुख क्यों है? क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण है, और इच्छा का त्याग कर दीजिए, दुख समाप्त हो जाएगा। और क्या बोले कि अष्टांगिक मार्ग से दुखों का अंत हो सकता है, मतलब ऐसे मार्ग पर चलिए जहाँ पे आपको ये इच्छा है ही नहीं, इच्छा खत्म हो जाए। ये शिक्षा गौतम बुद्ध द्वारा दी गई और जो बौद्ध धर्म वाले अनुयायी हैं वो इस शिक्षा को मानते हैं। हु रोड द बुक योग सूत्रा? योग सूत्रा बुक किसने लिखा था? योग सूत्रा लिखने वाले थे पतंजलि। किसने लिया? तो याद रखना है कि योग सूत्र बुक जो लिखने वाले थे वो पतंजलि थे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो है वो 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। जड़ों मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। राइट द नेम ऑफ एनी वन खरीफ क्रॉप्स। किसी एक खरीफ फसल का नाम बताइए। खरीफ फसल क्या होता है? तो भैया खरीफ फसल हमारा है चावल। खरीफ फसल क्या है? चावल। यानी खरीफ फसलें वे फसलें होती हैं जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। बारिश के समय जो फसलें होती हैं उसको खरीफ फसल बोलते हैं। उड़ीसा प्रोड्यूसर्स विच स्टेट प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम स्टील इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा स्टील कौन बना रहा है? तो सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन भारत में हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। डिस्क्राइब द रिलीजियस कल्चर एस्पेक्ट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत में वैदिक सभ्यता के धार्मिक सांस्कृतिक आयामों की व्याख्या कीजिए। वैदिक सभ्यता का मतलब, वैदिक सभ्यता भारत प्राचीन भारत का सबसे पुराना सभ्यता में से एक है। और इसमें क्या था? लोगों को वैदिक सभ्यता का मतलब ऐसी सभ्यता जब वेद लिखे गए थे, ऐसा कालखंड, ऐसा समय जहां पे वेद लिखे गए थे उसको बोलते हैं वैदिक काल। क्या बोलते हैं? वैदिक काल। आगे लिखा है कि लोगों का धार्मिक जीवन वेदों की शिक्षा पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति हिंदू संप्रदाय को मानता है तो वो वेदों की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को जी रहा है। वेद उस काल के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ थे। उस समय वैदिक काल के समय सबसे महत्वपूर्ण अगर ग्रंथ होगा तो वेद है था। आगे क्या है? लोग प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजते थे। जो नेचर का पावर था उसको हम लोग देवता मान के पूजते थे, चाहे पीपल की पूजा हो चाहे नीम की पूजा हो। मुख्य देवता इंद्र थे, अग्नि, वरुण, सूर्य थे। यज्ञ उस समय की एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान प्रथा थी। यानी यज्ञ उस समय किया जाता था, माना जाता था धार्मिक प्रथा है सबसे अच्छा यज्ञ करने का। लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी यज्ञ करते थे, प्रार्थना करते थे। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ब्राह्मण उसमें यज्ञ करवाते थे, धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे। समाज में धर्म या कर्तव्य की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण थी, ये तो अभी भी है। वैदिक समाज कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता था। निवेद में लिखे हैं कि कर्म करो अगला जन्म होगा, पुनर्जन्म पर विश्वास करता। परिवार समाज की मूल इकाई थी। बड़ों और गुरुओं का सम्मान एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य था। और शिक्षा मुख्य रूप से गुरुकुल में गुरुओं द्वारा दी जाती थी। और संगीत, कविता और वैदिक मंत्रों का पाठ सामान्य सांस्कृतिक परंपराएं थी। इस प्रकार वैदिक काल धार्मिक काल था, सांस्कृतिक काल था। उस समय धर्म और संस्कृति में लोग ज्यादा विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम मूवमेंट। भारत
कि आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी आज़ादी की लड़ाई में। तो सुभाष चंद्र बोलता है सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान नेताओं में से एक थे। उन्हें लोकप्रिय रूप में नेताजी कहा जाता था, नहीं नेताजी के नाम से ज़्यादा फेमस थे। आगे लिखा है कि वे मानते थे कि भारत को ब्रिटिश शासन से के विरुद्ध कड़े संघर्षों के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब भारत अगर हम लोग अंग्रेजों से लेना चाहते हैं तो लड़ के लेना होगा, छीन के लेना होगा और बहुत संघर्ष करके लेना होगा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। वे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाद में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के उग्र तत्वों को एकजुट करके अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से भारत छोड़ दिए और फिर एक जो है अलग संगठन बना लिया जिसका नाम हो गया आज़ाद हिंद फौज। और उन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की स्थापना भी कर दी थी, यानी आज़ाद हिंद फौज पहले ही भारत को स्वतंत्र मान लिया था। उनके नेतृत्व में कई भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नेताजी का साहस और त्याग उन्हें राष्ट्रीय नायक बनाता है। उनके प्रयासों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया है और इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इन इंडिया। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है कि हमारे यहाँ पेड़ पहाड़ पौधे इसके बारे में बात करना है। तो बोलता है भारत के भौतिक भूगोल के स्थल स्वरूप प्राकृतिक विशेषताएं बहुत सारी दिखाई देती है। भारत में पर्वत है, मैदान है, पठार है, मरुस्थल है, तटीय क्षेत्र है, ये सब भौतिक विशेषता। चलिए एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हिमालय भारत के उत्तर में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है और जलवायु को प्रभावित करता है, जो जलवायु को प्रभावित करता है। उत्तरी मैदान बहुत उपजाऊ है और कृषि के लिए उपयुक्त है। आगे देखें तो ये मैदान गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी द्वारा बनाए गए हैं। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में स्थित एक बड़ा पठार है जिसको दक्कन का पठार बोला जाता है। यह खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह बहुत कम वर्षा वाला शुष्क क्षेत्र है जिसको थार मरुस्थल बोलते हैं। भारत में समुद्र के किनारे लंबे तटीय मैदान भी है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। भारत के तीन और हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ भारत है। इस प्रकार भारत के भौतिक भूगोल की विविधता, हमने भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इसका फिजिकल फीचर्स जबरदस्त है। फिजिकल फीचर्स बहुत अच्छा है, भौतिक भूगोल अच्छा है, बहुत अच्छा है भौतिक भूगोल, हर चीज भारत में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। आपको मालूम है कि भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं और चलिए एक करके सारे मौलिक अधिकार की बात करते हैं। 6 का नाम दिया हुआ है, हाँ यहाँ दिया हुआ देख लीजिए। पहला बोल रहा है कि मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार होते हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता, समानता, न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट आगे लिखा है मौलिक अधिकार नागरिकों को अन्याय भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार लोगों को समान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने में सहायता करते हैं। समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक एक समान है, एक कानून के समक्ष एक समान है। यह धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता। स्वतंत्रता का अधिकार हमें बताता है कि हम अपना भाषण कहीं भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, ये सब को प्रतिबंधित करता है कि किसी को शोषित नहीं कर सकते। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा करते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसका केस करने के लिए या न्यायालय जाने की अनुमति देता है। यह मौलिक अधिकार भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एक क्वेश्चन और है, बताइए कि जो हम लोगों का यूनिवर्सिटी का नाम है जिनके नाम पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय, तो विनोबा भावे के जीवन के बारे में आपको लिखना है। विनोबा भावे कौन थे? तो भाई विनोबा भावे कौन थे? गांधी जी के चेला थे। तो याद रखिएगा, भारत के महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे विनोबा भावे। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र में हुआ था। वे महात्मा गांधी के विचारों से ज़्यादा प्रभावित था, महात्मा गांधी का चेला थे। विनोबा भावे ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सादगी के सिद्धांतों का समर्थन किया
उन्होंने 1951 में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन का मतलब है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उससे भूमि दान में लेते थे और वो ऐसे लोगों को बांट देते थे जिनके पास जमीनें नहीं है, जो गरीब किसान है जिनके पास जमीन है उनको ये जमीन क्या करते थे, बांट देते थे। यानी राजा महाराजा से जमीन दान में लेके और ऐसे लोगों को बांट देना जिनके पास सच में जमीन नहीं है, उसी को बोलते हैं भूदान आंदोलन। इस आंदोलन में उन्होंने जमींदारों से गरीब किसानों को भूमि दान देने की अपील की। उसका उद्देश्य था समाज में असमानता को कम करना। विनोबा भावे शांति, सामाजिक न्याय और समानता के में विश्वास करते थे। आगे लिखा, उन्होंने ग्रामीण विकास और गांवों के कल्याण का समर्थन किया। उनका जीवन सरल था और समाज के सेवा के लिए समर्पित था और इसीलिए उनके नाम पर हमारे यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, यानी महात्मा गांधी का असली चेला माना जाता है कि महात्मा गांधी जब चले गए तो उनका असली वारिस जो यही होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पालन करते थे, असली प्रिंसिपल अधिकारी उन्हीं को बोला जाता है कि असली उत्तराधिकारी थे, क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी के दिए हुए विचारों के आधार पर ही अपना काम किया। तो ये हम लोगों का सेट 2 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में लोग देखेंगे सेट 3। अगले क्लास में लोग डिस्कस करेंगे सेट 3। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी सेट जा रहा है उसको आराम से देखिए, खूब देखिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू लोग।